आज हम स्टार्ट करने वाले थे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, बल्कि आज हमारा आखिरी लेक्चर है एंडोक्रिनोलॉजी का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विथ कशिंग डिजीज एंड देन एल्डोस्टेरोन और इस तरह के जो भी एबनॉर्मलिटीज थी एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड, जिसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, हाइपो है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द फार्माकोलॉजी पोर्शन। और उसमें हमने करना है बेसिकली आज एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट, जिसमें हम इंसुलिन और देन जो भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप कि सबने जो है वो ये लेक्चर सुनने से पहले रिवाइज कर लिया अपना एंडो, जो दूसरे पिछले वाले सारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी सुन लिए हैं। ठीक है। तो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है कशिंग डिजीज। और कशिंग डिजीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टू द जो एड्रिनल ग्लैंड है वो वाली एक्सिस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या था कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस क्या करता था अहमद, वो रिलीज करवाता था एसीटीएच फ्रॉम द पिट्यूटरी, स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता था स्माइल, फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी दैट एससीटीएच क्या करता था, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक करता था और वहां पे क्या कराता था, कॉर्टिसोल और किसकी सीक्रेशन कराता था, एंड्रोजेंस की, जोना रेटिकुलरिस और जोना फेसिकुलेटा, फेसिकुलेटा। ठीक है भाई। तो सॉरी, अल्टीमेटली क्या करा रहा है हमारा एसीटीएच, दो जोन्स पे एक्टिवेशन करा रहा है। और एल्डोस्टेरोन जो था, जो कि थर्ड इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है, उसको कौन मेंटेन कर रहा होता है, थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है। और ज्यादातर वो कंट्रोल्ड होता है विद द बॉडी का जो भी ब्लड वॉल्यूम है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा या बॉडी के अंदर सोडियम कम होगा तो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो अल्टीमेटली क्या कर रहा होता है, वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन करा रहा होता है। एंड देन एल्डोस्टेरोन अपने सेकेंडरी इफेक्ट देता है बाय इंक्रीजिंग दी वाटर एब्जॉर्प्शन, बाय इंक्रीजिंग दी सोडियम एब्जॉर्प्शन एंड बाय मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, एल्डोस्टेरोन। वाइल द कोर्टिसोल हमारा क्या काम करता था, कोर्टिसोल बेसिकली हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन हुआ करता है, वैसे भी उसका ग्रोथ में इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और कोर्टिसोल क्या कर रहा होता है, ग्लूकोज को बढ़ा रहा होता है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करा रहा होता है, लिपिड का कैटाबॉलिज्म करा रहा होता है। तो मेजरली हमने क्या बात सीखी है, द अल्टीमेट गोल ऑफ कोर्टिसोल, अगर हम टॉपिक के लिहाज से बात करें, कि वो है ग्लूकोज को बढ़ाना बॉडी के अंदर। और कैसे बढ़ाना, बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, बाय लिपिड कैटाबॉलिज्म, और बाय इंक्रीजिंग द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। ठीक है। और दूसरा कोर्टिसोल इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या कर रहा होता है, वो कर रहा होता है इम्यून सप्रेशन। ठीक है। और ये क्या कर रहा होता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहा होता है, बोन फॉर्मेशन को भी इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है। और कोर्टिसोल क्या कर रहा होता है, कोलेजन को भी इनहिबिट कर रहा होता है कि न्यू कोलेजन फॉर्मेशन सही से नहीं होती। ठीक है। तो ये क्या हमने पढ़े, ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी जो कि कोर्टिसोल करा रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। बट डू नॉट फॉरगेट कि ये सब चीजें क्या, जब फिजियोलॉजिकल लेवल्स होती हैं तो उन पेशेंट्स में हमें नहीं मिल रहा होता। ये तभी हमें फीचर्स मिल रहे होते हैं जब क्या हो रहा होता है, ये नॉर्मलिटी, जब पैथोलॉजिकल लेवल्स हो हमारी बॉडी के अंदर, किसके, स्माइल, कोर्टिसोल के लेवल्स हो। ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। सही है। तो अब हमने जब स्टार्ट किया था ये लेक्चर, बल्कि ये मॉड्यूल, तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि हाउ डज एसीटीएच एंड कोलेस्ट्रोल लाइक डिफाइन के हमें क्या मिलेगा, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया मिलेगी, यूनिलेटरल मिलेगी, बायलेटरल मिलेगी, बायलेटरल एट्रोफी मिलेगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को वो बात याद हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक से। तो मुझे अहमद बताएंगे कि अगर एसीटीएच सीक्रेटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर है, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, एडिनोमा ही होता है वो, अगर वो है तो हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, दोनों में या एक में या किसी में भी नहीं, क्या मिलेगा, मतलब हमें हाइपरप्लेजिया मिलेगी, एट्रोफी मिलेगी, क्या मिलेगा, बायलेटरल हाइपरप्लेजिया मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि एसीटीएच दोनों ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहा है कंटिन्यूअसली और नेगेटिव फीडबैक से वो नहीं रुक पा रहा। एंड अगर एक साइड का एडिनोमा हो तो क्या होगा, एड्रिनल एडिनोमा हो, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो,
तो प्राइमरी तो होगी, लेकिन हमें सीटी स्कैन पे अगर हम देखें कि हमें एड्रिनल ग्लैंड की क्या मिलेगी, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, एट्रॉफी, शाबाश। जो इन्वॉल्व, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है उसकी हाइपरप्लेजिया, जो अनइन्वॉल्व है उसके अंदर हमें क्या मिल रहा होगा, एट्रॉफी। आप बताएंगे इस्माइल कि अगर कोई एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर? थोड़ा सा मुश्किल है। शाबाश, बायलेटरल एट्रोफी मिलेगी जब एक पेशेंट क्या कर रहा होगा, एक्सटर्नल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा होगा। ऐसे क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू एक्सटर्नल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अहमद, क्या हो रहा होता है हमारे पास, हमारे जो CRH है जो कि हाइपोथैलेमस वाली एक्सिस है वो स्टॉप हो जाती है, ACTH स्टॉप हो जाता है, एंड देन अल्टीमेटली हमारा कोर्टिसोल भी रिलीज होना स्टॉप हो जाता है। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड से। तो अल्टीमेटली वो क्या, एट्रोफीड हो रहा होता है। ऐसा सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हम एक्सटर्नली एक चीज ले रहे हैं जो कि एक ग्लैंड नॉर्मली फंक्शन करता था हमारा। ठीक है, आई होप सो कि ये बात इतनी समझ में आ गई आपको। अब देखें, ड्यूरिंग डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस वन इंपॉर्टेंट थिंग के क्या, कि भाई एड्रिनल ग्लैंड जो हमें इंक्रीज मिल रही है उसकी सिक्रेशन, यानी कोर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल ये जो सारे हमने कॉजेस पढ़े उसको हम बोल रहे होते हैं दिस इज, अगर वो सिम्टम्स देना स्टार्ट कर जाए तो हम उसको बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम। अब लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स फर्स्ट। हमने क्या बोला कि भाई देखो, रट्टा नहीं लगाना हम लोगों ने, हमें समझ के चीजों को चलना है। देन ठीक है, समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब देखो, हमने स्टार्ट में क्या बोला था इस लेक्चर के कि भाई लाइपोलाइसिस कराता है, भाई प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराता है, भाई ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, इंसुलिन बढ़ी हुई होगी बॉडी के अंदर, भाई ये क्या करा रहा होता है, ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहा होता है, कोलेजन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, और ये क्या करा रहा होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट भी करा रहा होता है बाय इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। तो अब आप लोग मुझे बताओगे इसका जो नॉर्मल फंक्शन था अगर उससे एग्जैजरेटेड, यानी कशिंग सिंड्रोम हमारे पास पेशेंट आ रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे? वेट लॉस, वेट गेन होगा, लिपिड्स बढ़े हुए होंगे, एक टाइम पे एक, ग्लूकोज बढ़ा हुआ होगा, प्रोटीन बढ़ा हुआ होगा, ओवरऑल ब्लड में बढ़ा हुआ होगा, लेकिन मसल मास कम होगा। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, देखो होता क्या है। हमने, हाँ शाबाश, आपको आ रहा होगा, मैं इस वजह से हमसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो हमने क्या सीखा कि भाई लाइपोलाइसिस हो रही है। ठीक है, हाँ जवाब भी आ रहे हैं, असल में मैं सामने देख रहा होता हूँ तो आप लोगों के जवाब नहीं देख पाता, तो सॉरी इफ आई आपका कोई जवाब मैं ना देख पाऊँ तो। एंड बहुत अच्छी बात है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखें होता क्या है, मुबशिर नहीं है। अच्छा, होता क्या है, तो देखें होता ये है कि जब लाइपोलाइसिस हो रही है ना, तो क्या होता है, बॉडी की जो भी फैट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। भाई लाइपोलाइसिस कोर्टिसोल की वजह से जो होती है, वो कोर्टिसोल क्या करा रहा होता है, फैट्स को तोड़ रहा होता है। लेकिन ग्लूकोज भी जब साथ में बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन सिक्रेशन भी ज्यादा है। तो इसकी जो सेंट्रल जो प्लेसमेंट है ना, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट लिपिड्स कौन करा रहा होता है, ये इंसुलिन कराता है। वो जस्ट वहां से तोड़ रहा है, सेंट्रल प्लेसमेंट कौन करा रहा है, इंसुलिन करा रही है। पहली बात ये, मैंने बोला अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, तो क्या कराएगा, हाइपरटेंशन। जो लिपिड की यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, हमें क्या मिल रहा होता है, मून फेसेस, बफेलो हम, यहाँ पे ऐसे ये जो पट्टे हैं यहाँ पे क्या होगा, फेट कंटेंट बहुत ज्यादा मिलेगा। और क्या, एब्डोमिनल जो ग्रेथ है वो बढ़ी हुई मिलेगी, पेट निकला हुआ मिलेगा इस पेशेंट का। इवन जो क्या है, पेल्विस वाली एरियाज में है वहां पे फेट कंटेंट बहुत ज्यादा मिलेगा, थाइज में, बटॉक्स में। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पेशेंट में क्या हो रही है, पूरी सेंट्रल प्लेसमेंट ऑफ द फेट हो रही है ड्यू टू इंक्रीज कोर्टिसोल एंड इंसुलिन। दूसरा क्या, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, क्यों, कोर्टिसोल उसको एक्टिवेट कर रहा होता है, ग्लूकोज बढ़ा रहा होता है कोर्टिसोल, तो अल्टीमेटली दिस लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पेशेंट कैन डेवलप व्हाट, टाइप 2 डायबिटीज।
दूसरा क्या हो रहा होता है, ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहा होता है, तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। जो याद है हम लोग पढ़ते हैं, एस्थमा के पेशेंट हैं, ऑटो इम्यून बीमारियों के पेशेंट्स हैं, उन सबको हम जब क्रोनिक स्टीरॉयड थेरेपी देते हैं, अगर वो फीमेल स्पेशली पेशेंट होती है, तो सबसे मेजर कंसर्न हमारा क्या होता है, किसको, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ठीक है, शाबाश, ये बात आपने समझ ली है। इसके बाद भाई कोलेजन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होगा तो क्या होगा, कोलेजन सिंथेसिस की इनहिबिशन की वजह से स्ट्राई बन रहे होंगे, स्किन थिन हो जाती है, वेसल्स थिन हो जाती हैं, स्किन बहुत पतली हो जाती है। सही है। इसके अलावा क्या हो रहा होगा, जब ये प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करा रहा है, तो हमारी लिम्स में मसल फेट तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी क्या बची, मसल्स बची। मसल्स को वो क्या करा रहा है, बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करा रहा है प्रोटीन का, तो अल्टीमेटली क्या होगी, थिन आर्म्स एंड लेग्स होंगी, और उनमें वीकनेस भी होगी। उसका रीजन हमने पढ़ लिया। तो दीज आर ऑल दी कलेक्टिवली एक पेशेंट के अंदर हमें मिल रही होंगी, किसके अंदर, जो कि एक कशिंग सिंड्रोम का पेशेंट है। और कशिंग सिंड्रोम का क्या मतलब था कि कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है। उसके मेजरली हमने 3 से 4 कॉजेस पढ़े, विच कैन बी द एड्रीनल एडिनोमा, दिस कैन बी द पिट्यूटरी एडिनोमा, दिस कैन बी द एक्सोजीनस स्टेरॉयड यूज, और दिस कैन बी पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के अगर कोई मेलिग्नेंसी है वो एसीटीएच प्रोड्यूस कर रही है। हमने 4 मेन रीजंस पढ़ लिए किसके, कशिंग सिंड्रोम के। अब अगर हम बात करते हैं कि वो कशिंग सिंड्रोम अगर किसकी वजह से हो रहा है, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कशिंग डिजीज। ये बात आपने याद रखनी है, जेएसएमयू एंड एफसीपीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है भाई, क्या, कि अगर वो पिट्यूटरी की वजह से हो रहा है एसीटीएच सीक्रेट, पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कशिंग डिजीज। और अगर बाकी जगहों पे हो रहा है, तो हम उसको ज्यादातर क्या, किस कॉम्प्लेक्स में, स्पेक्ट्रम में ला रहे होते हैं, कशिंग सिंड्रोम के। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक चीज हमने सीखी है कि जब भी क्या होगा, कशिंग डिजीज होगी, तो क्या इस पेशेंट के अंदर हमें हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी, जैन। हाँ, आप बताओ इस्माइल, गलत बोल रहे हो सकता है ये। नीचे भी जवाब आ गया है, सही आया। आप बताओ, नहीं आएगी पिगमेंटेशन, आप बताओ अहमद, आएगी, निशान, आनी चाहिए, शाबाश, आ रही होती है इस्माइल। वाई, क्यों आ रही होती है, अहमद हमें बताएगा। आप उस पे हंस रहा है ना थोड़ा, आप रीजन बताओगे कि क्यों आ रही होती है। हाइपर पिगमेंटेशन मेलेनिन की वजह से, शाबाश। वो मेलेनिन क्यों आ रहा होता है, ये तो एसीटीएच बढ़ रहा है, क्योंकि हमने सीखा था कि एसीटीएच का और जो एमएसएच का जो प्रीकर्सर है वो सेम ही होता है। ये बात आपने याद रखनी है वंस अगेन। तो ठीक है, अब हम आते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों पे, कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम इज एक्सोजीनस स्टीरॉयड यूज, शाबाश। और मोस्ट कॉमन जो मेलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद कशिंग सिंड्रोम इज मेलिग्नेंसी, जो कि, अच्छा कशिंग डिजीज नहीं बोल रहा, कशिंग सिंड्रोम बोल रहा हूं, तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स होता है। ठीक है। और अगर हम बोले, एक तो हमने क्या बोला, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कशिंग सिंड्रोम या इंक्रीज कॉर्टिसोल एक्सोजीनियस कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं। अगर हम बोलें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंडोजीनियस इंक्रीज रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल इज, नहीं, पिट्यूटरी एडिनोमा, क्या, जिसको हम कशिंग डिजीज भी बोलते हैं। यार देखो, मैंने दो टर्म्स यूज किए, आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज कॉर्टिसोल हमारे अंदर क्या है, एक्सोजीनस स्टेरॉइड यूज। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटरनल जो एंडोजीनस इंक्रीज कॉर्टिसोल है, वो क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमा। ये बात समझ आ गई भाई, हमें पेशेंट मिल गया, हमें सिम्टम्स मिल गए, हमें उसके कॉजेस पता चल गए। अब आप उसको डायग्नोसिस कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके अंदर, कशिंग सिंड्रोम या डिजीज के अंदर। क्यों, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो इनकी सीक्रेशंस होती हैं एसीटीएच की, कॉर्टिसोल की, ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, ये होती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं थ्रू द सर्केडियन रिदम, इसकी वजह से। तो आपका जो हमारे पास लिखा हुआ है इरफान मसूद के अंदर या इवन फर्स्ट एड के अंदर, कि आप क्या कर रहे होते हो इनिशियली, जब आपके पास पेशेंट आ रहा होता है एंड यू सस्पेक्ट क्या, कि पेशेंट के अंदर क्या है,
यू सस्पेक्ट के पेशेंट के अंदर हाइपर कोर्टिसोलिज्म है, तो यू विल स्टार्ट विथ मेजरिंग दैट कोर्टिसोल. एंड हाउ विल यू मेजर दैट कोर्टिसोल? इज बेसिकली यू कलेक्ट द 24 आवर्स यूरिन और उसमें से कोर्टिसोल का लेवल देखते हो. एक ये टेस्ट है. दूसरा क्या टेस्ट है? आप जो है वो स्लाइवा लेट नाइट स्लाइवरी कोर्टिसोल देख रहे होते हो. तीसरा आप क्या देख रहे होते हो? लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कर रहे होते हो. ये क्या चीज है भाई? देखो, डेक्सामेथासोन क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड है. आप वो दोगे तो कोर्टिसोल क्या होगा? कम हो जाएगा ना. तो हम क्या देते हैं? स्टार्ट करते हैं विद द लो डोज, देखते हैं कि कोर्टिसोल कम हो रहा है या नहीं. अगर कम नहीं होगा, अगर लेट नाइट सिलाइवरी कोर्टिसोल बढ़ा हुआ होगा, अगर 24 आवर्स यूरिनरी कोर्टिसोल बढ़ा हुआ होगा, तो यू विल डायग्नोज व्हाट, कि दिस पेशेंट हैज मोस्ट प्रोबेबली, या दिस पेशेंट हैज इंक्रीज लेवल्स ऑफ व्हाट, कोर्टिसोल. अब हम कहां पे आएंगे? अब वी विल ट्राई टू डिफाइन और वी विल ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ दैट इंक्रीज कोर्टिसोल. तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि कहीं वो एक्सोजीनस स्टेरॉइड तो नहीं ले रहा. पहली बात ये. दूसरा क्या? अच्छा, एक्सोजीनस में नॉर्मली वैसे कोर्टिसोल नहीं बढ़ा हुआ होता, वो कम ही होता है. ठीक है. अच्छा, हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट स्टेप इज, हम पेशेंट के अंदर चेक करेंगे एसीटीएच. सही है भाई. और एसीटीएच के अंदर हमें मालूम हो जाएगा, अगर एसीटीएच बढ़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? कोई पिट्यूटरी, कोई पेरिफेरल पैथोलॉजी है. और अगर हमारा एसीटीएच कम होगा तो हमें क्या पता चल जाएगा? स्माइल नहीं, हम इंक्रीज कोर्टिसोल की बात कर रहे हैं ना. अगर एसीटीएच कम हो तो यानी प्रॉब्लम लाइज विद इन द एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है भाई. एसीटीएच हमें कम मिला, इसका क्या मतलब है? द प्रॉब्लम लाइज विद इन द एड्रीनल ग्लैंड. क्यों? क्योंकि कोर्टिसोल बढ़ा है, एसीटीएच कम हो गया, यानी हमारा ऊपर सारा फंक्शनल है. हम क्या करेंगे इसे पेशेंट्स के अंदर? हम ये करेंगे कि सीटी करेंगे एब्डोमेन की, टू रूल आउट एनी एड्रीनल मास. और ज्यादातर केसेस में वही होता है और वो हमारी चीज खत्म हो जाती है यहाँ पे. अब हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट स्टेप्स. और वो क्या? वो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जो पिट्यूटरी कॉज तो था, अब हमने एक और कॉज भी पढ़ा था पिट्यूटरी के अलावा, कि खुदा ना खास्ता इस पेशेंट के अंदर कोई कार्सिनोमा तो नहीं है. ठीक है. तो हम उस कार्सिनोमा को रूल आउट करने के लिए नेक्स्ट क्या करते हैं? हम हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट करते हैं. और क्या होगा? जो हमारा पिट्यूटरी ट्यूमर होगा उसको वो हाई डोज क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा. और जो कैंसर होगा उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ये सप्रेस नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो तो एससीटीएच से, डेक्सा से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, वो तो कैंसरस सेल्स है ना. तो वो क्या करेंगे? वो सप्रेस ही नहीं होंगे. जो पेरानियोप्लास्टिक वाले हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा को फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा और वो सप्रेस हो जाएगा विद द हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट. और क्या होगा? जो पिट्यूटरी वाला जो भी था वो डिक्रीज हो जाएगा. और जो एक्सोजीनस था, बिल्कुल ही पेरानियोप्लास्टिक था, जो किस में आ रहा होता है? स्मोकर होता है, कफ होती है, वेट लॉस होती है, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स की. उसमें क्या होगी? ये डेक्सामेथासोन सप्रेस नहीं होगी. ठीक है. अब आप लोग इसको रीड दे दें, इस पेज को, इस टेस्ट के पूरे डायग्राम को समझ लें. आपका बुक एक और भी बोल रहा है कि हम क्या करते हैं? कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कभी कभी देखते हैं. तो हमने हाई डोज दिया, सीआरएच कम हुआ, यानी क्या है? ये ठीक है, यानी स्टिमुलेशन कम हुई. अगर वो नहीं कम हो रहा तो इसका मतलब क्या है? द प्रॉब्लम लाइज विद इन द, जो हमारा कुछ और है, आउटसाइड द पिट्यूटरी है. ठीक है. तो बहरहाल आप लोग इस पेज को पढ़ लें. आई होप सो कि आप सबको ये समझ आ जाएगा. ठीक है. रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे किसके, जो कि हमारा था कशिंग सिंड्रोम, जिसपे हमने सारी उसकी चीजें डिस्कस कर ली. अब जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक किस बारे में है? इट इज अबाउट एड्रीनल इनसफिशिएंसी. और देन हम उसमें क्या डिस्कस कर रहे होंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हमारी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है उसको डिस्कस कर रहे होंगे, एंड देन अक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी को भी. ठीक है. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दिस एड्रीनल इनसफिशिएंसी, के ये एड्रीनल इनसफिशिएंसी अगर किसी पेशेंट में हो तो वो क्या हो रहा होता है? अब आप लोग मुझे बताओगे
कि किसी पेशेंट के अंदर क्या हो, एड्रिनल ग्लैंड स्पेशली उसका कॉर्टेक्स जो है वो सही से काम ना कर रहा हो, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया, शाबाश। हाँ, टू सम एक्सटेंड ऐसे बोल सकते हैं, बट आप इंपॉर्टेंट चीजें पहले बताओगे। हाइपोटेंशन, और क्या मिल रहा होगा हमें? हाँ, अगर वो क्या है, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है तो हमें हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म मिल रहा होगा। तो क्या मिलेगा? शाबाश इस्माइल। ठीक है, और पोटेशियम का क्या मिलेगा अगर एल्डोस्टेरोन बहुत कम होगा? हाँ, हाइपरकेलीमिया मिलेगी, शाबाश। और क्या मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस? नॉर्मली वो क्या करा रहा होता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम को डंप करा रहा होता है। तो अगर एल्डोस्टेरोन कम हो गया तो हमें क्या मिल रहा होगा? सोडियम को हाइड्रोजन को डंप कर रहा होता है। अगर हाइड्रोजन नहीं हो रहा डंप, बाहर एक्सक्रिएट नहीं हो पा रहा, बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एसिडोसिस हो जाएगा ना। तो फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एंड फ्रॉम जो हमारी प्रीवियस डिस्कशंस ऑफ द फिजियोलॉजी है, वहां से हमने क्या सीखा है कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी किस तरह से हो रही होती है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी में हमें क्या मिल सकता है? उसमें हमें दो तरह से एड्रिनल इनसफिशिएंसी प्रेजेंट कर सकती है। एक के प्रॉब्लम लाइज विद इन द एड्रिनल ग्लैंड, और दूसरा हमें क्या कहां से समझ आ सकता है कि भाई प्रॉब्लम लाइज अबव, जो जो पिट्यूटरी एक्सिस थी वहां पे। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ इतना ज्यादा? क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हाउ डज द प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाती है? बिकॉज अगर इशू कहां पर है, पिट्यूटरी के अंदर है, तो कॉमन सेंस की बात है, पिट्यूटरी का काम था एसीटीएच सीक्रेट करना, और वो जाके किस पे असर करता था? कॉर्टिसोल पे और एंड्रोजिन्स पे। तो अगर प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी मिलती है हमें, तो कॉर्टिसोल और एंड्रोजिन्स, सॉरी, सेकेंडरी या टर्शरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी हमें मिलती है, तो उसमें क्या हो रहा होता है? कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजिन्स कम मिलते हैं हमें। ठीक है। लेकिन अगर प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है, यानी कुछ ऐसा हो गया कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड ही नॉन फंक्शनल हो गया, तो फिर हमें क्या मिलेगा? एल्डोस्टेरोन भी कम मिलेगा। ये बात समझ आ रही है? डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? आपको नहीं समझ आ रही ना? देखो, प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी का क्या मतलब है? द प्रॉब्लम लाइज विद इन दी एड्रिनल ग्लैंड। अगर एड्रिनल ग्लैंड ही हमारा खराब होगा तो हम क्या सीखेंगे, या हमें क्या समझ आएगा कि भाई उनकी पूरी सिक्रेशन शट डाउन हो जाए, तो एल्डोस्टेरोन भी शट डाउन हो जाएगा, तो पेशेंट के अंदर हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकेलीमिया मिलेगी, और बीपी बहुत ज्यादा कम मिलेगा। और अगर वो था सेकेंडरी यानी पिट्यूटरी का इशू था, तो हमें क्या मिल रहा होगा? एल्डोस्टेरोन नॉर्मल मिलेगा। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन को कौन सीक्रेट कराता था? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है भाई। तो ये बात समझ आ गई आपको? एक तो ये बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी को अलग से, सेकेंडरी को अलग से। मैं ये चाहता था कि आपको ये प्राइमरीली फर्क समझ आ जाए। इन अवर ऑल एड्रिनल इनसफिशिएंसी, भले वो कहाँ का मसला हो, जो पिट्यूटरी का हो या उसका हो, हमें कॉर्टिसोल कम मिलेगा ही मिलेगा। इसकी वजह से हम क्या ज्यादातर बोल रहे होते हैं? कॉर्टिसोल को ज्यादा रिलेट कर रहे होते हैं। एक और चीज मुझे कोई बताएगा कि हाइपर पिगमेंटेशन हमें प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में मिलेगी या फिर सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में? क्यों? शाबाश, समझ में आ गई। तो अब हमारे पास पेशेंट कैसे आ रहा होगा एड्रिनल इंसफिशिएंसी का, जिसके अंदर एक क्रोनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी है। ठीक है, तो हमारे पास पेशेंट आ रहा होता है, 45 year old patient from the anterior sin, rural areas of the anterior sin, known case of pulmonary TB which has like metastasized, या patient also present with the port disease of the pulmonary TB। port disease हम क्या बोलते हैं कि वो फैल चुकी है वर्टिब्रे को। ठीक है। now he is presenting with lethargy, abdominal pain, nausea, long history of lethargy, abdominal pain and nausea,
जब हमने इनके लैब्स कराए हैं तो हमें क्या मिल रहा है? वी आर हैविंग इंक्रीज पोटेशियम, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज व्हाट? डिक्रीज सोडियम कंटेंट इन द ब्लड। ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? This is primary but chronic form of adrenal insufficiency है, and from here we came to know that primary adrenal insufficiency के दो मेजर कॉजेज हो सकते हैं। एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, टीबी का इन्फेक्शन है, वो क्या करा रहा होता है, एड्रीनल ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, एंड दिस इज वेरी हाई यील्ड एड्रीनल ग्लैंड की फिब्रोसिस एंड देन कैल्सिफिकेशन करा के एड्रीनल insufficiency करा देता है। And in developed world, this is associated with what? HLA DR3 DR4 स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे पास क्या आती थी, ये जो डायबिटीज एंड ग्रेव्स आती थी, उन पेशेंट्स में देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ दिस what? Autoimmune adrenalitis, यानी autoimmune destruction of what? Adrenal gland। तो these two are the major जो हमारे पास examples हैं किसके? Primary adrenal insufficiency के, अगर हम chronically बोले तो। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें याद भी हो रही हैं, समझ भी आ रही है। वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज इज टीबी हम बोल सकते हैं। डेवलप्ड वर्ल्ड में कौन सा है? ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसके बाद हम चाहते हैं अक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी। देखो, जो क्रोनिक होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रही होती है और उसके अंदर पेशेंट थोड़ा बहुत लाइक शॉक में नहीं जा रहा होता। अब हम बात करते हैं अक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी। अक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी कैन प्रेजेंट इन टू टाइप ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, अभी हम प्राइमरी डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसमें अक्यूट कर रहे हैं। द अक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी अगर वो प्राइमरी लिहाज से हो तो किस तरह से प्रेजेंट करती है? एन 18-year old मेडिकल स्टूडेंट who lives in the college hostel presented with the complaint of high grade fever, neck rigidity and what? Rash, क्या मैक्यूलर रेश, नॉट मैक्यूलर सॉरी, एकाइमोसिस ऑल ओवर द बॉडी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, he is admitted in the HDU or ICU and he is managed for what? Meningococcemia, meningeal infection, basically Neisseria meningitis की वजह से होता है, उसके लिए ये मैनेज हो रहा है। But after like the initial management, on the second day suddenly he develops what? DIC, यानी पूरे ही वेसल्स में से ब्लड बह रहा है, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम द वेन्यूपंक्चर साइड। और दूसरा उसके अंदर क्या हो रहा है? हाइपोटेंशन हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है, और इसके अलावा उसके अंदर क्या हो रहा है? उसकी स्टेट्स ड्रॉप हो रही हैं और उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है। एंड दिस पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट? IV fluids or any vasopressors. So what is the most likely cause in this patient? This is acute adrenal insufficiency which commonly occurs in what? जो कि निजेरिया मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी सेप्सिस की वजह से वो क्या करती है? एड्रीनल हेमरेज कर जाती है, और उसको आपके बुक में क्या लिखा हुआ है? फ्राइड रिच, क्या था? वाटर हाउस फ्राइड रिचर्डसन सिंड्रोम आपकी बुक इसको बोल रही है। ठीक है अहमद, ये बात समझ आ गई? तो हम आहिस्ता आहिस्ता से क्या कर रहे हैं, एक एक कॉज को थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या पढ़ लिए, ये सारे कॉजेस थे प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी के, जहां क्या था? प्रॉब्लम वाज विद इन द एड्रीनल ग्लैंड। अब हम आते हैं सेकेंडरी एड्रीनल और टर्शरी एड्रीनल पे। तो सेकेंडरी में ज्यादातर क्या कॉज आ रहे होते हैं कि पिट्यूटरी के अंदर कोई मसला है, यानी फॉर सपोज कोई नॉन फंक्शनल एडिनोमा था पिट्यूटरी का, और उस वो क्या कर रहा है, जो नॉर्मल सेल्स हैं पिट्यूटरी के उनके कंप्रेस कर रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा? एसीटीएच कम हो जाएगा। एसीटीएच कम होगा तो क्या होगा? हमारा एड्रिनल इंसफिशिएंसी भी होगी। बट रिमेंबर, वी विल नॉट फाइंड लाइक एल्डोस्टेरोन कम होना उस पेशेंट के अंदर। एक बात ये। अब आता है एक और टर्शरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या था? CRH कम था। और आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि CRH कब कम होगा? एक तो हाइपोथैलेमस की कोई बीमारी हो गई, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्या है CRH कम होने का?
शाबाश। ये किन में हो रहा होता है? एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज वाले पेशेंट्स में, कि क्रोनिकली उनकी क्या हो जाती है, सप्रेस्ड हो जाती है जो वो सीआरएच वाली एक्सिस थी। एंड दिस इज नोन एज टर्शरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म या टर्शरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। यानी क्या मकसद है? एड्रिनल ग्लैंड तो काम नहीं कर रहा ना, और जब भी इन पेशेंट की कोई सर्जरी होगी, कोई अक्यूट स्ट्रेस होगा, या फिर हम अचानक से इनके स्टीरॉइड बंद करेंगे, तो दे कैन आल्सो प्रेजेंट इट अक्यूटली। जो हमने केस डिस्कस कर लिया, हाइपोटेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, कंफ्यूज, कोमा में चले जाते हैं वे। समझ आ गई बात? आई होप सो। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये थोड़ी ज्यादा नॉलेज थी। ठीक है, देखो हमने क्या कहा कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, हमने उसके रीजंस को, कॉजेस को थोड़ा सा डिफाइन किया था। हमने उसको डिवाइड किया तीन मेन रीजंस में, तीन मेजर कॉजेज में। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी में हमने क्या किया, फिर हमने कहा कि कुछ अक्यूट प्रेजेंटेशन होती है ओवरऑल, नॉट ओनली प्राइमरी। एड्रिनल इनसफिशिएंसी की एक अक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, क्रोनिक। ये हम क्यों समझना चाह रहे हैं कि अक्यूटली तो पेशेंट आईसीयू और ये वाले प्रेजेंट करेंगे ना, हमें इतना टाइम नहीं होगा। क्रोनिक वाले थोड़े से हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ आ रहे होंगे। इतना समझ आ गया? फिर हमने क्या कहा कि प्राइमरी क्या था, द प्रॉब्लम लाइज विद इन द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? एल्डोस्टेरोन भी कम मिलेगा अलोंग विथ कॉर्टिसोल। ये बात समझ आ गई। और हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एसीटीएच ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी कहां पर है? एड्रिनल ग्लैंड में है ना। ठीक है, एक ये बात समझ आ गई। दूसरा हमने क्या सीखा कि प्राइमरी के कॉजेज कौन से थे? क्रोनिक टीबी इंफेक्शन, ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस, और अक्यूट में क्या कॉज था प्राइमरी का? वो जो फ्राइड रिच एड्रेसन सिंड्रोम था, जो भी वाटर हाउस फ्राइड रिच एड्रेसन सिंड्रोम। बहरहाल क्या था उसमें? एड्रीनल हेमरेज हो रहा था किन पेशेंट्स में? जिनको मेनिंजाइटिस डेवलप करते हैं। प्राइमरी के तीन कॉजेस पढ़ लिए आपने। सेकेंडरी का मैंने क्या बोला? कोई नॉन फंक्शनल पिट्यूटरी एडिनोमा था। और टर्शरी का मैंने क्या बोला? ज्यादातर वो होता है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज होता है और उसमें सीआरएच कम होगा, तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली क्या होगा? सब सप्रेस होगा। और जब भी कभी इनकी कोई सर्जरी, कोई स्ट्रेस, कोई इलनेस, कोई इन्फेक्शन होगा, या अचानक से इनके स्टीरॉइड बंद होंगे, तो ये क्या डेवलप कर जाएंगे? एड्रिनल इनसफिशिएंसी। समझ आ गई ये पूरी टॉपिक? थोड़ी सी ट्रिकी इस वजह से है कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इनके कॉजेस की बेसिस पे, इनकी प्रेजेंटेशन की बेसिस पे। इस वजह से आपको क्या हो रहा है, थोड़ा सा मसला हो रहा है। बट जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। और बस ये है कि जो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है ना, उसको क्या बोल रहा है वो? एडिसन डिजीज बोल रहा है। एडिसन डिजीज में कौन, और इसमें बहुत मसला होता था मुझे भी। बहरहाल उसको क्या बोलते हैं? एडिसन डिजीज बोलते हैं। अब आप इस पेज को रीड दे दो। जो वीडियो देख रहे हैं हमें, आई होप कि उन सबको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, बट हम जो है वो रीड देंगे। जी, तो इन्होंने जो इंग्लिश में डायग्राम को पढ़ाया, उसका मतलब यही था कि जब कॉर्टिसोल कम होता है बॉडी के अंदर, तो उसके बाद हम क्या देख रहे होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि हम कॉज को देखते हैं बाय सीइंग दी एसीटीएच लेवल्स ना। ठीक है, और कुछ सवाल पूछना है हम लोगों को इस टॉपिक में से? समझ आ गया पूरा? अच्छा, जो स्टूडेंट्स हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं या जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको थोड़े से इश्यूज होंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी और बहुत सारी चीजें हम जब कॉर्टिसोल और ये सब चीजें कर रहे थे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा इशू होता हो इस सब चीजों को लेके। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? पूछते हैं। अच्छा, पिछले टॉपिक को छोड़ दें, अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? हमने क्या डिस्कस किया अभी? एड्रिनल इनसफिशिएंसी। हमने कॉर्टिसोल को भी बढ़ा हुआ पढ़ लिया, अब एल्डोस्टेरोन को कौन पढ़ेगा? हम लोग ही पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो जैन अब आप आ जाए न्यू पेज पे। कुछ पूछना है आपको? चले सब मूव ऑन हो जाएं, हसनैन बुक को बंद करें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। वंस अगेन द वन हु आर वाचिंग और ज्वाइनिंग दिस वीडियो, डायरेक्टली दिस वीडियो, तो उनको ये थोड़ा इशू होगा। आप पहले लेक्चर्स जरूर देखें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फिजियोलॉजी एंड एवरीथिंग। तो भाई देखें,
एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता था, मुझे इस्माइल बताएगा। शाबाश। वाटर एंड सोडियम रिटेंशन along with dumping या और एक्सक्रिएशन ऑफ द पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। और एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कौन कर रहा होता था, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और वो कब स्टिमुलेट होता है, जब बॉडी के अंदर सोडियम कम होता है या बॉडी के अंदर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, ये बात हमने सीख ली। ये बात हमने सीख ली क्या, कि बेसिकली क्या कॉजेज हैं किसके, एल्डोस्टेरोन के। जो भी एल्डोस्टेरोन की बेसिक फिजियोलॉजी है अहमद, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अब इस चीज को देखते हुए वंस अगेन हमने जैसे पढ़ा था कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर इशू है, तो वो क्या था, प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी, प्राइमरी इशू। और अगर पिट्यूटरी में मसला था तो हम क्या पढ़ रहे थे, सेकेंडरी। और हाइपोथैलेमस में मसला था तो हम क्या पढ़ रहे थे, टर्शरी। तो एल्डोस्टेरोन जब बढ़ा हुआ होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। and this ultimately will lead to what, metabolic alkalosis। हाउ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि एल्डोस्टेरोन नॉर्मली हाइड्रोजन को डंप कर रहा होता है, जब वो ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हाइड्रोजन एक्सक्रिएट आउट होगी और बॉडी क्या डेवलप कर लेगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइड्रोजन कम होने की वजह से। और दूसरा बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइपोकेलीमिया होगी। क्यों, क्योंकि वो पोटेशियम डंप कर रहा होता है, इस बार ज्यादा करेगा, हाइपोकेलीमिया होगी। और हाइपोकेलीमिया क्या कर रही होती है, ईसीजी एबनॉर्मलिटीज और मसल वीकनेस, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एंड द थर्ड क्या कर रहा होता था, वो सोडियम इन वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराता था। एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट, हाइपरटेंशन। और अगर ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। क्यों, क्योंकि भाई एल्डोस्टेरोन को तो हम नहीं रोकते ना, जो कन्वेंशनल हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां होती हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गए, जैसे हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गए, अल्टीमेटली वो क्या कर रहे होते हैं, एल्डोस्टेरोन को तो कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे कोई ट्यूमर होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो from here we came to know about what does hyperaldosteronism can cause in our body। और हमने ये कॉन्सेप्चुअली चीजें सीखी है, रट्टा नहीं लगाया। ठीक है, अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो वो वंस अगेन डिवाइडेड है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज में। हाउ, इफ एल्डोस्टेरोन के अंदर, खुद के अंदर कोई मसला है और खुद से ही वो क्या हो रहा है, ऑटोनॉमस प्रोडक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन हो रही है, यानी रेनिन का उसमें कोई भी काम नहीं है, तो दिस इज व्हाट, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। एंड द मोस्ट कॉमन या फिर जो वही कॉज है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, वो क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की, स्पेशली किसकी, ग्रेन्युलोजा की, क्या नहीं, ट्यूमर यानी एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया या वहां का कैंसर। ठीक है, एडिनोमा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स या हाइपरप्लेजिया ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉजेज व्हाट। अब आप में से कोई अच्छा बच्चा मुझे बताए कि सेकेंडरी कॉजेज क्या हो सकते हैं दिस हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के, यानी रेनिन जब बढ़ रहा है। नहीं, सेकेंडरी कॉजेज क्या हो सकते हैं, अच्छा देखो, आप ऐसे नहीं सोचो, आप ऐसे सोचो कि रेनिन कब बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, जब भी रीनल को ब्लड फ्लो कम जाएगा, जब भी हमारी किडनीज को ब्लड फ्लो कम जाता है, या फिर हमारी बॉडी में सोडियम कम होता है, तो क्या होता है, रेनिन स्टिमुलेट होता है। और वो रेनिन सिक्रेशन क्या करा रही होती है, एल्डोस्टेरोन को बढ़ा रही होती है। दिस अल्टीमेटली कॉजेज व्हाट, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो उसका जो आसान अगर मैं कॉज बोलूं, तो भाई कहाँ से ये रेनिन सीक्रेट हो रही होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलो एपरेटस से। तो वहां का कोई ट्यूमर हो गया तो रेनिन बढ़ा रहा है, तो ये सेकेंडरी कॉज हो गया। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, आपने एक बताया कि क्या है, रीनल वेसल्स का स्टिनोसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो टू द किडनीज कम जाएगा, तो दिस विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज रेनिन। और क्या कॉज हो सकता है अहमद, क्या, नो नॉट रीनल कार्सिनोमा,
हार्ट फेल्यूर हमें मुबशिर बता रहा है भाई, लगता है बुक खोली हुई है मुबशिर ने। तो भाई देखो, हमने क्या पढ़ा था, ये कब कब स्टिमुलेट होगा, जब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होगा। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम हार्ट फेलियर के अंदर क्या हो रहा होता है, पूरा वॉल्यूम कहाँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में चला जाता है। तो हार्ट फेलियर वंस अगेन क्या कराएगा, हार्ट फेलियर के अंदर हमें इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम या अफेक्टिव जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो दिस विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट, इंक्रीज क्या, रेनिन एंड इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कॉज। दूसरा कहां पे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जब हमारी प्रोटीन लॉस हो रही होती है, पेशेंट क्या डेवलप कर लेता है, बहुत ज्यादा एडिमा, उसका ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है और पूरा फ्लूइड कहाँ चला जाता है, टिश्यू स्पेसेस में। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम उसमें भी कम हो जाता है। वो भी क्या कॉज है, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का। लिवर फेल्यूर, जिसके अंदर जो हमारी मेन प्रोटीन है जो कि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को बांध के रखती है थ्रू प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर विच इज नोन एज एल्ब्यूमिन, जब वो कम हो जाएगी किसी केटाबॉलिक स्टेट में, लिवर फेलियर में, वो भी क्या कराएगा, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। आ गई बात समझ आपको कॉजेस की? जी पूछे। वो हार्ट फेलियर की अगर, हाँ तो वो वॉल्यूम कम हो रही है क्या? जी, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम अलग होता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम अलग होता है। ओवरऑल बॉडी में फ्लूइड तो बहुत ज्यादा होता है, असाइटीज हो जाती है, एडिमा पेरिफेरल होता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, लेकिन अफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो फिर एएनपी निकलता है, वो तो ऐसी होता है। हाँ, तो यहाँ पे हार्ट फेलियर हो रहा है ना, आपने सही सवाल पूछा है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये मेरी यही दूसरी टॉपिक थी, आप रुक जाओ। ठीक है भाई, तो देखो हमने यहाँ से क्या सीखा था कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में प्रॉब्लम यहाँ पे था। तो इसमें प्राइमरी में रेनिन बढ़ा हुआ होगा अहमद या कम होगा? कम होगा रेनिन, शाबाश, ठीक है। और सेकेंडरी में रेनिन बढ़ा हुआ होगा कम होगा? हाँ, बढ़ा हुआ होगा, शाबाश। अब हम आते हैं कि प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में हमें पेशेंट के अंदर क्या मिल रहा होता है। तो देखो भाई, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में आपके बुक ने एक वर्ड मेंशन किया हुआ है कि इन पेशेंट्स में हमें कोई भी एडिमा नहीं मिलती। हालांकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई एल्डोस्टेरोन तो वाटर और सोडियम रिटेंशन कराएगा, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर हमें कोई भी एडिमा नहीं मिल रही होती। तो आपकी बुक ने एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। वो मैं आपको समझा दूं, विच इज थोड़ी सी सेपरेट टॉपिक है। तो भाई होता क्या है, जैसे ही आपका क्या हुआ, एल्डोस्टेरोन एक्टिव हुआ, वो क्या करता है, सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। हार्ट बिल्कुल ठीक है, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर बिल्कुल ठीक है, कोई भी एडिमा इस पेशेंट की नहीं डेवलप होगी। ब्लड सारा कहाँ पे होगा, जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है कहाँ होगा, इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस में होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हार्ट तो फंक्शनल है ना, लिवर भी फंक्शनल है, सब चीजें नॉर्मल है। मसला क्या है, वाटर और सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, अब क्या होगा, पेशेंट हाइपरटेंशन डेवलप करेगा। दूसरा क्या होगा, जब कार्डिक साइकिल आती है तो उसके अंदर क्या होता है, हार्ट के चेम्बर ज्यादा डायलेट होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वीनस रिटर्न कम हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। अल्टीमेटली ये जो स्ट्रेच होती है ना, वेंट्रिकल्स और एट्रिया और वेसल्स, तो ये क्या रिलीज कराती हैं, ANP एंड BNP रिलीज कराती हैं। और वो क्या करा देते हैं, वो बहुत ज्यादा वाटर और सोडियम लॉस करा रहे होते हैं। तो वो इस एल्डोस्टेरोन वाले मैकेनिज्म को बेसिकली क्या कर रहे हैं, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से ड्यू टू दिस कंपनसेशन इन व्हाट, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हमें पेशेंट के अंदर कोई भी एडिमा नहीं नजर आ रही होती, अगर हार्ट से हो। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म में, हाइपर एल्डोस्टेरोन हमें एडिमा क्यों मिल रहा था, सवाल है ना, एडिमा क्यों? क्योंकि देखो, इस बार जितना पानी ज्यादा जा रहा था ड्यू टू हार्ट फेलियर, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, वीनस रिटर्न जमा हो रहा है, वीनस रिटर्न अल्टीमेटली क्या कर रहा है, टिश्यूज में फैल रहा है। ये जिन्होंने कार्डियो मेरे से पढ़ी होगी तो उनको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बहरहाल देखो, नहीं कहीं से भी पढ़ी होगी, बस जिनकी कार्डियो अच्छी पढ़ी होगी तो उनको अच्छा समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम जो पूलिंग होगी पीछे, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, टिश्यू स्पेसेस में फैलने लगेगा। ठीक है, तो टिश्यू स्पेसेस में फैलने लगेगा तो वो कहाँ जा रहा है, वेसल्स में तो नहीं जा रहा ना, हार्ट फेलियर की वजह से टिश्यू स्पेस में जा रहा है। पेशेंट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एडिमा डेवलप हो रहा है उसके अंदर।
दूसरा, लिवर फेलियर का पेशेंट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, उसके अंदर भी क्या होगा, ये जो फ्लूइड बढ़ रहा है वो सारा कहाँ लीक आउट कर जाएगा, टिश्यू स्पेसेस में। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर वो प्रोटीन ही नहीं है जो फ्लूइड को खींच के वेसल के अंदर रखती है। अब वेसल का वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा, ठीक है, हार्ट के अंदर उतनी डायलिटेशन ही नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली एएनपी बीएनपी सीक्रेट ही नहीं होंगे, और इस पेशेंट के अंदर क्या होगी भाई, एडिमा डेवलप होगी इन दिस सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अब आपने एक अक्सर दवाई सुनी होगी, एसआईटीज के पेशेंट को दो, हार्ट फेलियर के पेशेंट को दो, पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट को दो, विच इज लाइक दिस एल्डोस्टेरोन की एंटागोनिस्ट है। वो कौन सी है, अब आप लोग बताओगे ना भाई। ज्यादातर हम सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में यूज कर रहे होते हैं। स्पाइरोनोलेक्टोन कभी सुनी है? ठीक है भाई, वो क्या कर रही होती है, वो असल में एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस को इनहिबिट कर रही होती है और डायूरेटिक होती है। शाबाश डॉक्टर सवेरा। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा होता है, इस पेशेंट के अंदर क्या दे रहे होते हैं, हम स्पाइरोनोलेक्टोन दे रहे होते हैं, और वो क्या करा रही होती है, एंटागोनाइज कर रही होती है किसके, एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट्स को। भला हम असाइटीज के पेशेंट को, भला हम पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट को दूसरी डायूरेटिक्स क्यों नहीं देते हैं, कभी सोचा है? नॉर्मल ये जो मोस्ट इफेक्टिव होती है वो स्पाइरोनोलेक्टोन होती है, बिकॉज दैट इज एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर रही होती है, पहली ये। लेकिन जो क्रोनिक थेरेपी है ना हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की, वो हम स्पाइरोनोलेक्टोन नहीं देते। अब उसका भी एक रीजन है। नहीं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, मैं वो बात आप लोगों से पूछता हूँ जो डिस्कस कर चुके हैं। गायनेकोमेस्टिया वो क्या करा रही थी, मेल्स के अंदर एंटी एंड्रोजन थी, ठीक है, तो क्या करा रही होती थी, एंटी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, और इस सब को कम करेगी, तो द मेल पेशेंट्स विल डेवलप गायनेकोमेस्टिया वगैरह, एंड द फीमेल्स में और अलग इश्यू आ रहे होंगे। इसके अलावा क्या आ रहा होगा, इसके अलावा स्पाइरोनोलेक्टोन के दूसरे क्या इश्यूज हैं, कि ये क्या कर रही होती है, ड्रग्स दूसरी के साथ इंटरेक्ट भी कर रही होती है, इसकी वजह से इसको क्रोनिकली यूज नहीं किया जाता। तो जिन पेशेंट्स में हमें ये सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, हमें आजकल थोड़ी बेहतर दवाइयां आ गई हैं जो कि डायरेक्ट एल्डोस्टेरोन के एंटागोनाइस्ट करती हैं, जिसमें हमें क्या, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, उसके अंदर क्या आती है हमारे पास, अमाइलोराइड, ठीक है। और यूएसएमएलई में ज्यादातर ना डायरेक्टली नाम आपसे कम ही पूछते हैं, ठीक है, तो इतनी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है, लाइक नाम आपको अल्टीमेटली समझ आ ही जाती है, तो ठीक है। बहरहाल अमाइलोराइड क्या, जो स्पाइरोनोलेक्टोन जिनमें हम नहीं चला सकते उनको हम ये दवाई दे रहे होते हैं, विच इज अमाइलोराइड। ठीक है भाई, आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। Before like concluding this topic, I want to ask what is the other use of spironolactone in females? आप में से भी कोई बता सकता है जिन्होंने रिप्रो ली हो, रिप्रो जिन्होंने ली होगी। हिर्स्यूटिज्म इन फीमेल्स, शाबाश, एक्नी इन फीमेल्स, पीसीओस के अंदर यही दिया करते थे, और मेल्स के अंदर हम क्या देते थे, शाबाश किरण, पीसीओस के अंदर दे रहे होते थे स्पाइरोनोलेक्टोन, और मेल्स के अंदर कब देंगे स्पाइरोनोलेक्टोन, आप लोग बताएंगे ना। हाँ, तो मेल्स के अंदर हाइपो प्रोस्टेट की कैंसर के लिए, और दूसरा कहाँ पे यूज कर रहे थे, एंड्रोजेनिक एलोपेकिया के लिए भी आजकल ये यूज कर जाती है, एलोपेशिया या पेकिया जो भी बोलो, जो हेयर लॉस हो रहा होता है उसके लिए भी कुछ जगहों पे ये यूज हो रही होती है स्पाइरोनोलेक्टोन। ठीक है, तो अब आप इस टॉपिक को पढ़ लें, ठीक है। तो बिफोर आई वाज सेइंग कि बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि थोड़े से सवालों जवाब कर लेते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि आप लोगों को याद आया। ठीक है, मैं एग्जैक्ट वही वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो जो माइक बंद थी। अच्छा, तो हमारे पास एक पेशेंट आई है, शी इज 35-year-old female presented in the OPD with a complaint of severe headache from the past 2 months. She also like say that during the headache episodes she develops what, chest pain or even a limb weakness. कभी कभी उसको ये भी होता है कि लाइक शी हैव लाइक ब्लर्ड विजन, और ब्लैकिश उसका विजन हो जाता है, उसको कभी कभी कुछ नजर भी नहीं आता, फिर वो एपिसोड बिल्कुल ठीक हो जाता है।
एंड आपने जब उनका ब्लड प्रेशर लिया है तो 180/120 है। एंड व्हेन यू वर लाइक एग्जामिनिंग हर ऑन स्टेथोस्कोप, आपको क्या सुनाई दिया है? एक एब्डोमिनल ब्रूट साउंड सुनाई दिया है, एब्डोमिनल ब्रूट सुनाई दिया है, आवाज एक, ठीक है। और आपने जब उनका डोपलर अल्ट्रासाउंड किया तो आपको क्या मिला है? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मिली है। नॉर्मली इसे नहीं बोलते हैं, आपकी वजह से मैंने बोला। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस मिली है। अब मुझे बताएंगे आप उसके लैब वैल्यूज। उसके अंदर एल्डोस्टेरोन क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, क्या नाम है, रेनिन कितना होगा, और उसके अंदर जो है वो पोटेशियम क्या होगी। अहमद बताएगा हमें। रेनिन बढ़ा हुआ होगा, एल्डोस्टेरोन भी बढ़ा हुआ होगा, पोटेशियम कम होगा। शाबाश अहमद, ठीक है। अब दूसरा एक हमारे पास पेशेंट है, ठीक है, हु इज लाइक his ejection, a 65-year-old male patient presented in the cardiac OPD. He has a chronic history of heart failure and his ejection fraction is 35% or 20% for suppose. He is currently on spironolactone and also on angiotensin receptor blockers, we can say that. But in spite of that, the patient is having what? Edema, और ये सब चीजें भी हो रही है। सही है, एडीमा हो रहा है, ही इज हैविंग पेरिफेरल एडीमा एंड असाइटीज एंड पल्मोनरी एडीमा, थोड़ी बहुत उसको हो रही है फिर भी, ठीक है। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस पेशेंट के अंदर टोटल बॉडी वॉल्यूम कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? और इस पेशेंट के अंदर रेनिन बढ़ा हुआ होगा या कम होगा? जीशान बताया, मैं मुश्किल है थोड़ा सा लेकिन आसान है देखा। क्रोनिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है और हमारे पास आया, हाँ, फिर भी उसको एडीमा और ये सब चीजें हैं, ठीक है। देखो उधर वीडियोस पे जवाब आ रहे हैं। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होगा, शाबाश। टोटल बॉडी फ्लूइड या टोटल बॉडी वॉल्यूम या वाटर बढ़ा हुआ होगा, बिकॉज एडिमा क्यों डेवलप हो रही है, ठीक है। एंड आखिर में मैंने पूछा रेनिन बढ़ी हुई होगी या कम होगी? शाबाश, बिकॉज वंस अगेन दिस वाज द कॉज ऑफ व्हाट? सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, और इसके अंदर ये सब हमें मिल रहा होगा, ठीक है। और प्राइमरी को हम क्या बोल रहे होते हैं? कौन सिंड्रोम भी बोल रहे होते हैं, वैसे ही आपको पता हो तो। वॉल्यूम, देखो पानी भी तो कहाँ, प्लाज्मा भी किसका कंपोनेंट है? ब्लड का ही कंपोनेंट है ना। और बॉडी फ्लूइड आप बोल लो, टोटल बॉडी फ्लूइड और टोटल इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, सही, ठीक है। तो अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज व्हाट हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग्स। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार सिर्फ, हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और आप लोग क्या करें, एक बार सिर्फ एंटी डायबिटिक ड्रग्स को थोड़ा सा, जो इंसुलिन वाला पेज है और जो हमारा मेटफॉर्मिन वाला पेज है, उसको एक बार देख लें बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग। आई एम लाइक गिविंग अ ब्रेक ऑफ 5:36 से 5:40 तक मैं ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।